सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शाह महमूद साहब का जो स्टेटमेंट है, आई थिंक वो तो बहुत ही तल्ख बात है कि इतना सीनियर लीडर ये बता रहा है, बताने पे मजबूर हो गया है कि मैं 40 साल का मेरा तजुर्बा है, तो खुदा रहा कि मुझसे भी थोड़ा सा आप पूछ लें। देखिए, बेसिकली ये सारी वही तनकीद की एक कंटिन्यूटी है और प्रॉब्लम्स की कंटिन्यूटी है जो कि पीटीआई में हमने बहुत वक्त से आइडेंटिफाई की हुई हैं कि अभी जो प्रेजेंट डे लीडरशिप है उनके हवाले से कई मरतबा इनके पुराने लोग खास तौर पर ये गिला कर चुके हैं कि ये ऐसा लगता है कि सिर्फ अपना एक सोचते हैं और इनका इसके अलावा इनका कोई गेन नहीं है और इसके अलावा ये चाहते नहीं है कि जो ऑलरेडी जो पुरानी लीडरशिप के लोग हैं जो पाबंद सलासल हैं उनके लिए कुछ प्रोडक्टिव काम किया जाए अदर देन खान साहब। और इनकी कोशिश ये है कि खान साहब को ही सिर्फ अकेले को लूप में रख के फिर उसके बाद ये मामला आगे बढ़ाना चाहते हैं कि हमें ही सारी एक अटेंशन और एक लाइमलाइट मिले। बिकॉज देखिए, कुछ बातें बड़ी एविडेंट हैं। कई लोग हैं जो कि इस वक्त पीटीआई में मौजूद हैं और अगर आप मजमूई तौर पर देखें तो सारे लोग ये समझते हैं कि पार्टी की पॉपुलैरिटी है, पार्टी को विक्टिमाइजेशन का पॉपुलैरिटी के हिसाब से फायदा ही हुआ है और इनका जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है वो बेहतर हुआ है जब से विक्टिमाइजेशन हुई है। हर कोई इस व्यू का हामी है कि चले देखें another few years from today, आज से 5 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, कभी ना कभी जब पार्टी पे बेहतर वक्त आएगा, जब पार्टी के लिए फेवरेबल हालात होंगे तो पार्टी ने इक्तदार में आना है, हम गवर्नमेंट इन वेटिंग है और जब इक्तदार में आना है तो उसके लिए गालिबन, और ये गोया बड़ी अहम बात है, एविडेंट नजर आ रहा है कि उसके लिए तगोदौ की जा रही है कि उस वक्त जो लोग ऑब्वियसली पीटीआई में प्रोमिनेंट होंगे फिर वही तमाम तर आप समझे वजारतें लेंगे या अहम अहम ओहदे लेंगे हुकूमतों में। इसलिए हर कोई एक वैक्यूम समझ रहा है कि एक बहुत पॉपुलर पार्टी में एक बहुत बड़ा वैक्यूम है, उसको हम लोग भर लें। मुझे लगता है प्रेजेंट डे जितनी भी पीटीआई की लीडरशिप है उनके अंदर ये एक सोच बहुत प्रेवलेंट है जिसकी वजह से पुराने लोगों को पीटीआई के वाकईतन कई मरतबा विदाउट देयर फॉल्ट उनको साइडलाइन किया गया है और बहुत एविडेंटली किया गया है। इसकी बहुत एक अहम, और मैं ये समझती हूँ कि खान साहब के सोच के खिलाफ जाते हुए ये साइडलाइनिंग प्रेजेंट डे लीडरशिप ने पीटीआई की है। बिकॉज उसकी बहुत एविडेंट मैं मिसाल देना चाहती हूँ। फवाद चौधरी साहब के भाई को आपको याद होगा, उनको पार्टी की लॉयर जो लीगल टीम है उससे निकाला गया था और बड़ी तल्ख कलामी भी हुई थी। ट्विटर पे भी एक बहुत बिटर एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस और ये सारी चीजें चलती रही। लेकिन फिर आप देखें फिर क्या हुआ, फिर वही फैसल चौधरी साहब जो हैं उनको खान साहब ने बाकायदा दोबारा अपनी लीगल टीम में इंडक्ट किया और उनकी सुलह सफाई भी करवाई सलमान अकरम राजा साहब से और तमाम उनसे जिनसे उनके प्रॉब्लम्स चल रहे थे। तो ये बड़ी एविडेंट बात है कि खान साहब नहीं चाहते कि उनके पुराने लोगों को आप बिल्कुल ही आप समझे खराब कर दें या उनको बिल्कुल आप बाहर फेंक दें। लेकिन ये जो प्रेजेंट डे पीटीआई की लीडरशिप है, आई थिंक उनके लिए बड़ी एक, मैं समझती हूँ, तकलीफदेह बात होनी चाहिए कि शाह महमूद जैसा इतना सीनियर बंदा जिसकी लॉयल्टी पे बहुत लोग पहले सवाल उठाते थे और उनके ऊपर तो पीटीआई के हरीफ सबसे पहले ताने कसते थे कि ये बंदा तो सबसे पहले आपको छोड़ के भागेगा और ये तो खुद पीएम बनने के लिए ये तमाम तर चीजें कर रहा है। आपको पता है हर नौयत की तनकीद शाह साहब पे की जाती थी और वही शाह साहब टिल द वेरी एंड वो खड़े रहे हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट हिम, मतलब वो सिर्फ शाह साहब नहीं, वो और भी लोगों का उन्होंने नाम लिया है अपने साथ। उन्होंने यास्मीन राशिद का नाम लिया है, मियां महमूद रशीद, उमर चीमा, ये पीटीआई के स्टॉलवर्ड्स हैं जिन्होंने वाकई पीटीआई को अपने कंधों पे एक तरह से खड़ा किया है। एंड दे हैव, ये एक तरह से ना आइडियोलॉग्स हैं, पीटीआई के नजरियाती लोग हैं। उन्होंने अपना नाम नहीं लिया। अगर सिर्फ ये जैन कुरैशी के मामले से बात मुंसलिक होती तो वो उनका नाम ना लेते। उनका नाम भी लेने का मकसद यही है कि उनको भी इसी तरह से नजरअंदाज किया जाता है, जो कि हमें वाज़ेह तौर पर नजर आया है कि पीटीआई की तरफ से अपनी प्रमोशंस वगैरह, इनके इवन जो इनके ट्विटर के पेजेस हैं या इनके सोशल मीडिया पेजेस हैं, प्रेजेंट डे पार्टी की लीडरशिप की भरपूर प्रमोशंस चलती हैं। लेकिन जो लोग पाबंद सलासल पुराने लोग हैं जो नजरियाती हैं पीटीआई के, उनको नजरअंदाज किया जाता है, उनकी प्रमोशंस और उनको उस तरह से उनकी इवन सोशल मीडिया पे भी अब उस तरह से प्रेजेंस उनकी नहीं होती है, उनको नहीं वहां पर कोई एज सच स्पेस दी जाती। एक और बहुत एविडेंट नाम है, मैं उनका नाम तस्करा करना इस मौके पर बड़ा अहम समझती हूँ, अमजद अली खान न्याजी। वो पीटीआई में बहुत एक अहम, शेर अव्वल न्याजी साहब के साहबजादे हैं। उनका वैसे सियासी तौर पर भी बड़ा स्टैचर है, बाकायदा फिजिकल उन्होंने मारे खाई हैं हवालात में रह के मुश्किल वक्तों में, ये जो गुज़िश्ता 2-2.5 साल का अरसा गुजरा है। लेकिन उनको भी बिल्कुल एक तरह से आप समझें कि पार्टी की जो रीसेंट, और खान साहब के भी बहुत करीब हुआ करते थे क्योंकि मियां वाली में 2 हलके हैं, खान साहब के अलावा उनका दूसरा हलका है न्याजी साहब का, अमजद न्याजी का।
तो वहां से खान साहब का भी बल्कि हल्का एक तरह से वही संभालते थे जब खान साहब पीएम थे। खान साहब के करीब तरीन लोगों में उनका शुमार होता है, लेकिन प्रेजेंट डे में मैं नहीं समझती कि जो लीडरशिप है पीटीआई की वो उनको भी किसी तरह से शामिल गुफ्तगू रखती है या किसी तरह से उनको अपने साथ इंक्लूड करती है। तो ये ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पुराने लोगों की एक लंबी फहरिस्त है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फवाद चौधरी तक इनकी ग्रीवेंस रिजर्व्ड है। बहुत सारे पुराने लोग हैं पीटीआई के जो कि वाकईतन इग्नोर हो रहे हैं प्रेजेंट डे पीटीआई की लीडरशिप के हाथों। तो आई थिंक लीडरशिप जो प्रेजेंट डे है पीटीआई की, ठीक है, उन्होंने मुश्किल वक्तों में पार्टी को संभाला है, वो भी मुश्किलें बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि जो पार्टी के असल बुनियादी और नजरियाती लोग थे वो किसी भी पार्टी की बुनियाद होते हैं, किसी भी पार्टी की बेसिस होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उस फाउंडेशन को ही आप नजरअंदाज कर दें। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा एक वेकअप कॉल होना चाहिए मौजूदा पीटीआई की लीडरशिप के लिए। एक्चुअली बात यह है कि जो बैनुल अक़वामी जरीदे हैं उनका तो सबसे ज्यादा उनका हवाला पीटीआई देते हैं कि उस बैनुल अक़वामी जरीदे में ये छपा है वो छपा है, और अगर उनके मुखालफिन के ऊपर हो तो वो तो उसको बिल्कुल कोई खुदा ना खास्ता नाउज़ुबिल्लाह होली बुक की तरह मानते हैं। जबकि देखें बैनुल अक़वामी भी जो जरीदे होते हैं उनकी बात की क्रेडिबिलिटी उतनी ही उनकी क्वेश्चनेबल होती है जितनी हमारी होती है। ऐसी बात नहीं है कि भाई हमारे यहाँ सारे लोग बस बुरी सहाफत करते हैं, जो कि कई पार्टी के लोग जब उनको अच्छी नहीं लगती यहाँ की सहाफत तो यहाँ की सहाफत पे ताने कसते हैं, यहाँ के मीडिया आउटलेट्स पे ताने कसते हैं और बाहर के कहते हैं नहीं वो तो बड़े अच्छे हैं, उनकी खबर बड़ी बाबसूक है, बाकी आप लोग तो ऐसे ही हैं। देखिए उनकी भी खबर में जो सोर्स होता है, जो खबर का सोर्स होता है, वो उनके लिए भी वैसे ही होता है जैसा हमारा सोर्स होता है। सो द पॉइंट इज कि ये तो हमारे सोर्सेज ने भी हमें कई मरतबा बताया, सोर्सेज के बताने तक की तो बात नौबत बाद में आती है। आप खान साहब के अपने जबानी सुन लें, उमर अयूब साहब हैं, उनके अपोजिशन लीडर हैं अभी आजकल, उनकी जबानी सुन लें। हर कोई ये कहता है कि हम उनसे बातचीत करेंगे जो कि इक़्तिदार में हैं, हम सिर्फ उनसे बात करेंगे जिनके पास ताकत है। तो खान साहब ने कई मरतबा दावत तो दी है मतलब इस्टेब्लिशमेंट को कि उनसे हम बात करेंगे। हाँ देखें, लेकिन बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो खान साहब से बात करने की हामी नहीं है, और तब तक नहीं है जब तक वो कहते हैं 9 मई के कोई हवाले से कुछ कंक्लूजन नहीं निकल जाता उस पूरी बात का। वो बात कहीं जाकर बैठ नहीं जाती, वो उसको कंक्लूड करना चाहते हैं और उससे पहले कोई उनसे बात नहीं करना चाहता है। खान साहब देखिए इसमें सोर्सेज का कोई अमल दखल नहीं है। आप खान साहब की अपनी बात सुन लें, उन्होंने कई मरतबा कहा है कि मैं इन कठपुतलियों से बात नहीं करूंगा। कठपुतलियां ऑब्वियसली वो कहने को कठपुतली तो वो कह रहे हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसको कठपुतली कह रहे हैं। देखिए बात यह है कि अल्टीमेटली मे बी इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान वेदर वी लाइक इट और नॉट, ये सारी बातें होती एस्टेब्लिशमेंट से ही हैं, फैसले वही होते हैं। लेकिन बात यह है कि आपने कोई ना कोई किसी ना किसी रास्ते से तो जाना है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता आपने किसी रास्ते से नहीं जाना। तो ये बड़ी एक अहम बात है कि आप कोई रास्ता इख्तियार करें कि आपने जिस रास्ते से जाना है और जिसके थ्रू आपने बातचीत करनी है। खान साहब कहते हैं वो रास्ता एस्केप होकर तमाम तर जो मिलिट्री सोर्सेज हैं उनसे मैं डायरेक्ट एक मेरा चैनल जो है वो एस्टेब्लिश हो। कई मरतबा ये गंडापुर साहब के थ्रू भी होने की कोशिश रही पिछले कई माह के दौरान जब से गवर्नमेंट उनकी आई है। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब तक 9 मई के हवाले से मामला कंक्लूड नहीं हो जाता वहां से कोई उनकी बातचीत नहीं करना चाहता। और मैं समझती हूँ कि 24 का जो एहतजाज की कॉल है वो भी एक तरह की आप समझें एक जिसे कहते हैं ना लावा उबल के बिल्कुल अपने ब्रिमिंग अप हो जाता है, एक अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है। बिल्कुल वही वाली सूरत हाल है कि एक स्टेलमेट नजर आ रहा है पीटीआई के लिए, खान साहब के लिए। जेल में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, सब कुछ हुआ है, और ये जो 26वीं तरमीम है उसके बाद वो समझते हैं कि और उनके लिए मसाइल बढ़ गए हैं। वो ये समझ रहे हैं कि उनको किसी भी तरह से एक वे आउट नहीं दिया जा रहा। तो वो बात तो करना चाहते हैं, और वो जो बात उनसे नहीं की जा रही एक तरह से वो बात ही करने पर राजी करना चाह रहे हैं तमाम लोगों को। इसीलिए बताया जा रहा है कि जो 24 वाला मार्च है वो ऐसा होगा जैसे पहले कभी भी नहीं हुआ, 24 वाला एहतजाज ऐसा होगा जैसे पहले कभी भी नहीं हुआ। इसीलिए ये बातें की जा रही हैं कि उससे पहले पहले अगर कुछ मामला बातचीत की तरफ जाता है, और जब मैं बातचीत की बात करती हूँ तो वो एस्टेब्लिशमेंट से ही बातचीत की जो एक ख्वाहा है वो पीटीआई है। तो वो कहते हैं कि अगर ये मामला इससे पहले बातचीत की तरफ चला जाता है तो ये उनके हक की बात है, वो चाहते यही हैं। बट आई थिंक पीटीआई को इस बात को अब रियलाइज कर लेना चाहिए कि अगर ये मामला अब एस्टेब्लिशमेंट की तरफ जाएगा तो वो पुराने वक्तों की तरह नहीं जाएगा कि जब डायरेक्ट कांटेक्ट होता था और ये सारी बातें थी। मतलब जब खान साहब अपोजिशन में थे उनको डायरेक्ट कहा जाता था एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि आप जी ये वाले वजीर आजम को आप तुन दें, इनके खिलाफ आप धरना निकाल दें, हम आपके साथ हैं। आई डोंट थिंक दोज आर द डेज फॉर खान साहब नाउ। अब उनको ये रियलाइजेशन, आई डोंट नो उनके ऊपर डॉन क्यों नहीं हो रही है, लेकिन उनके ऊपर ये अब
बात यहाँ हो जानी चाहिए कि अब वो वाले दिन नहीं है, तो अब जो भी चीज होगी वो वाया द गवर्नमेंट, वाया द पॉलिटिकल गवर्नमेंट होगी। सो आई थिंक उनको भी रूल आउट करना अब इनके लिए एक बिल्कुल लॉस्ट कॉज बन चुका है। दिस इज अ रियलाइजेशन जो कि पीटीआई को तकरीबन 1.5 साल से आ जानी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको नहीं आई। अब भी मैं समझती हूँ कि अगर उनको जब तक ये रियलाइजेशन नहीं आएगी तब तक इनकी जो आप समझते हैं ना दाल गलना, वो इनका नहीं होगा। मजे की बात है 9 मई के हवाले से हुकूमत ने सीसीटीवी फुटेज दे दी है और अता तारड़ साहब ने फिर एक दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी तरफ से पीटीआई को मतलब बहुत बड़ी सजा दे दी है और खान साहब को तो खुदा ना खास्ता सजाए मौत ही दे चुके हैं अता तारड़ साहब अपनी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। ऐसा लगता है मतलब ये मुझे साइंस समझ नहीं आती, चाहे जो भी गवर्नमेंट हो। पीटीआई के टाइम पे भी ये होता था कि पीएमएलएन के लोगों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके जो है वो पूरा केस बिल्ड किया जाता था और ऐसा लगता था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही बिल्कुल हतमी चीज है, इसी से उनको सजा हो जाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद जो है वो पकड़ के जेल में डाल देंगे उनको और उसके बाद सजा भी हो जाएगी। जेल में तो चले आप डाल देते हैं क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में ये है कि तहकीकात की गर्ज से बंदा जो है साला साल जेल में पड़ा रहता है, चाहे वो पीटीआई का कोई हो या पीएमएलएन का कोई बंदा हो। और कई मरतबा हमारी अदालतें इसके ऊपर एतराजात उठा चुकी हैं, बट टू नो अवेल। तो ये एक अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन सजा नहीं होती। असल बात ये है हुसूल तब है ना जबकि कोई बंदा जेल जाए तो किसी सजा के लिए जेल जाए, वो चीज नजर नहीं आती 9 मई पे। बल्कि मजे की बात यह है कि 4 नवंबर को पीटीआई को जो उस पूरे केस में कुछ जमानतें मिली थी उसका गुज़िश्ता रोज जो तफसीली फैसला है वो जारी हुआ, जिसमें उन्होंने हवाला दिया कि इमरान खान साहब ने तो उमर अता बंदयाल की जो अदालत थी उस जब वो चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, उसमें ही उन्होंने कहा था कि ये 9 मई के जो हमले हुए हैं ये गलत हुए और बंदयाल साहब ने खुद उनको कहा था कि आप कर दें मजम्मत, तो उन्होंने कर दी थी मजम्मत। तो उन्होंने हवाला दिया है बाकायदा ये जो जमानतें दी गई हैं फ्रेश पीटीआई को 9 मई के केसेस में। प्रॉब्लम ये है कि जो हुकूमत है उनके पास जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उनके पास सबूतों के अंबार लगे होते हैं, लेकिन जब अदालत इनके प्रोसिक्यूटर जाते हैं तो वो वहीं जाके बिल्कुल ठोस हो जाते हैं, उनकी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस फारिग हो जाती हैं। ये मेरा ख्याल है बड़ी एक अजीब सी बात है, अचंभे की बात है कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सजा नहीं दिलवानी। और यही बात हमें पीएमएलएन के लोग तब बताया करते थे जब खान साहब हुकूमत में थे, और जब खान साहब और उनकी पार्टी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे शहबाज साहब के खिलाफ या कभी नवाज शरीफ के खिलाफ, मरियम नवाज के खिलाफ, तब उनको यही लोग बताते थे कि भाई सजाएं आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से दिलानी है, अगर आपके पास वाकई कुछ है तो आप अदालत जाएं। तो प्रॉब्लम ये है कि ये सारी वही चीजें हैं, सीसीटीवी फुटेज भी वही है जो कि कई तकरीबन 1.5 साल से हम सब ने देखी हुई है, सारे वही हमला करते हुए लोग हैं, सही सारी वही फुटेजेस हैं, कोई नई बात नहीं है सीसीटीवी फुटेज में, ना गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से नई बात है और ना पीटीआई के पर्सपेक्टिव से कोई नई बात है, क्योंकि पीटीआई भी यही कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज दिखाएं हम माफी मांग लेंगे। ये भी मैं समझती हूँ एक सियासी स्टंट ही है पीटीआई की तरफ से, वरना सीसीटीवी फुटेज की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो कैमराज से, मोबाइल कैमराज से फुटेजेस बनी हुई थी वो तो 9th में द वेरी डे, वो तब से लेके आज तक वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं, वो सारी फुटेजेस हमने भी देखी हैं, पीटीआई ने भी देखी हैं। तो ऐसी क्या चीज, वो नई चीज देखना चाह रहे थे सीसीटीवी फुटेज मांग के, ये मैं समझने से कासिर हूं। लेकिन मैं समझती हूँ दोनों की तरफ से सिर्फ ये एक पॉलिटिकल स्टंट है। हाँ, मैं इस पे एक बहुत अहम खबर जरूर देना चाहती हूँ, और वो ये है कि 9 मई के हवाले से पीटीआई के कई लोगों से बात हुई कि आपको ये आइडिया कहाँ से आया था कि आप फौजी तनसीबात पे, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे आप एहतजाज करें या आप वो करें। मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताती चलूं कि पीटीआई के एक बहुत अहम बंदे ने मुझे ये बात बताई है, जिसकी बात को मैं किसी भी तरह से रद्द नहीं कर सकती। मुझे ये बताया गया है कि ये आइडिया बेसिकली उनको आया था जेयूआई से, मौलाना साहब से, क्योंकि मौलाना साहब के खिलाफ जब नैब की एक तहकीकात पीटीआई के दौर में शुरू हुई थी तो उनको खत्म करवाने के लिए मौलाना साहब ने और जेयूआई ने, उनके जो जेयूआई के तमाम तर वर्कर्स हैं, कारकुनान हैं, उन्होंने धरना दिया था कोर कमांडर हाउस पेशावर में, उसके बाहर। और उसके बाद फौरी तौर पर वो नैब की जो तहकीकात थी वो देन चेयरमैन नैब जावेद इकबाल साहब, उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दी थी, सिरे से खत्म कर दी थी। उससे कोई पीटीआई को ये उनको समझ आई कि अगर हम मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे जाकर हम लोग अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, जैसे कि मौलाना साहब ने करवाया था, तो उनके खिलाफ भी मामला खत्म हो गया था। तो अगर हम ये कराएंगे तो हमारे खिलाफ भी हमें फौरी तौर पर निजात मिल जाएगी सख्तियों से और रिलीफ मिल जाएगा, और खान साहब को जो रेंजर्स ने पकड़ा था उनको फौरी तौर पे अगले रोज ही छोड़ देंगे प्रेशर में आके। तो बेसिकली दिस वाज द आइडिया, दिस वाज द ओरिजिन ऑफ द इंटायर 9th में, कि वो माशाल्लाह से मौलाना साहब की हिकमत अमली से वो आया था। लेकिन दिलचस्प बात है कि मौलाना साहब के जब जब उन्होंने एहतजाज किया था तो वो अटैक नहीं था, वो सिर्फ एहतजाज था, जबकि पीटीआई का वो जो अटैक था वो आपको पता है वायलेंट हो गया था और जलाओ घेराव हुआ था,
तोड़ फोड़ हुई थी बेतहाशा, बहुत कुछ था। तो वो एक वायलेंट जब नौयत इख्तियार कर गया तब एक समझे पीटीआई का जो प्लान था वो फ्लॉप हो गया। वरना अगर वो वायलेंट ना होता और मौलाना साहब के एहतजाज की तरह ही अगर वो पीसफुल एहतजाज होता तो मैं ये बड़ी अहम बात कर रही हूँ कि शायद पीटीआई को भी वही रिलीफ मिल सकता था जो कि मौलाना साहब को मिल गया था। लेकिन वो एहतजाज वायलेंट हो गया जिसकी वजह से पीटीआई के लिए मामला तब से लेके अब तक खराब से खराबतर होते जा रहे हैं। 26वीं तरमीम पे आई थिंक जो मसला बना हुआ है, मुझे नहीं लगता कि फुल कोर्ट उसको सुनेगा। और ये फुल कोर्ट वाली भी जो बहस है ना, मैं समझती हूँ उसमें बहुत ज्यादा डबल स्टैंडर्ड्स हैं। कभी पीटीआई जो है वो कहते हैं कि फुल कोर्ट की ही हम बात मानेंगे, वरना जो बेंच है हम उसको अहल नहीं समझते, क्योंकि बेंच फिक्सिंग का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था आजकल के दौर में जब काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस थे। बट सिमिलरली जब उमर अता बंदियाल साहब जब चीफ जस्टिस थे उस जमाने में पीटीआई कहते थे कि नहीं, फुल कोर्ट छोड़ें, आप बेंच से जो है वो आप बात करवाएं और बेंच से फैसले करवाएं, और जो बेंच जो चीफ जस्टिस बना देता है उसका ये इस्तेहकाक है। तो अनफॉर्चुनेटली ये कि हर पार्टी ने डबल स्टैंडर्ड्स दिखाए हैं सुप्रीम कोर्ट और अदलिया के मामले पे। जब अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस हो तो उनको उसके इस्तेहकाक भी अच्छे लगते हैं, उसके डिस्क्रिशनरी पावर्स भी अच्छे लगते हैं। लेकिन जब अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस ना हो तो वो उसकी हर तरह की डिस्क्रिशनरी पावर आपको सुओ मोटो लगने लगता है, आपको इख्तियारात का तजावुज लगने लगता है, आपको वन मैन शो लगने लगता है, जिसको अक्सर इस्तेमाल इस्तिलाह को किया जाता है। तो आई थिंक हर पार्टी के डबल स्टैंडर्ड्स हैं। बट येस, मैं तो नहीं देखती कि जो 26वीं तरमीम के ऊपर जो चैलेंज करती हुई पेटिशंस है उनको फुल कोर्ट सुनेगा। ऑल्दो ये कि जो पेटिशनर्स हैं उनकी यही ख्वाहिश है कि फुल कोर्ट सुने, और ये जो गवर्नमेंट के लोग हैं ऑब्वियसली जिन्होंने की है, जो करता धरता है 26वीं तरमीम के, वो तो चाहते हैं कि वो मामला आईनी बेंच ही सुने, वरना आईनी बेंच बनाने का फायदा क्या हुआ उनके व्यू में। सो आई थिंक देखिए, उसूली तौर पर तो नहीं सुनना चाहिए आईनी बेंच को, क्योंकि आईनी बेंच एक तरह का बेनिफिशियरी है 26वीं तरमीम से। जो लोग खुद बेनिफिशियरी होते हैं उनका एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और उनको नहीं सुनना चाहिए। बट आई थिंक आइडियल वर्ल्ड में हम चूंकि रहते नहीं है, और पाकिस्तान इज द मोस्ट नॉन आइडियल प्लेस इन मेनी एस्पेक्ट्स। तो आई थिंक हम जितना मर्जी एक आइडियल पिक्चर को पेंट करें, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो मैं अगर रियलिस्टिक सिनेरियो से बात करूं तो मैं नहीं समझती कि ये जो तरामीम है सारी, इनको जो है वो इस बेंच के अलावा फुल कोर्ट सुनेगा। क्योंकि अगर बेंच नहीं सुनना होगा तो फिर तो ये इतने जो आर्किटेक्ट्स हैं 26वीं तरमीम के, वो तो आप समझो उनका तो आर्किटेक्चर एक दिन में फुस हो गया, उनका आर्किटेक्चर एक दिन में फेल हो गया। आई डोंट थिंक कि ऐसा होगा, और ये अल्टीमेटली ये तमाम तर चीजें उसी बेंच के पास जाएंगी, विच इज वाई ये जो तमाम तर पेटिशंस हैं ये सिर्फ एक तरह से किताबों का या फोल्डर्स का पेट भरने के लिए तो बहुत हैं, लेकिन इससे ज्यादा अनफॉर्चुनेटली ये कोई पर्पस सर्व नहीं करती।